हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल पर। इस विजय भव सीरीज में हम पेट के सिलेबस से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो उसी सीरीज में पॉलिटी का ये टॉपिक चल रहा था और पॉलिटी में जो हमने टॉपिक लिया था वो फर्स्ट टॉपिक आपका था सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप ऑलरेडी एक लेक्चर देख चुके हैं। ये उसी सीरीज का दूसरा लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। यानी कि हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, तो उससे क्या पता चलता है कि क्यों इतना बड़ा है। ठीक है, क्यों इतना बड़ा है, लिखित है, विस्तृत संविधान है, तो क्यों ऐसा है ये यहाँ पर पूछ रहा है। रीज़न क्या है, तो रीज़न यहाँ पर ये निकल करके, अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ें तो ये निकल करके आता है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, क्योंकि इसमें संघ का और राज्य का दोनों लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, प्रावधान दिए हुए हैं। यानी कि जहाँ पर वो एक तरफ बात करी गई है प्रेसिडेंट की, वहीं पर बात करी जाती है आपके गवर्नर की, फिर बात करी जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर की, तो फिर यहाँ पर आपका स्टेट लेवल पर सीएम की बात करी जाती है। एक तरफ पार्लियामेंट का एक बड़ा सा चैप्टर बताया जाता है, तो दूसरी तरफ विधानसभा, विधान परिषद के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जब हमने दो लेवल पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है। दिस इज द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है भारतीय विधानसभा का अभिभावक कौन है। तो अभिभावक हमेशा ये पूछा जाता है कि हु इज द गार्जियन, हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्जियन कौन होगा, गार्जियन होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होगा आपका गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कैसा गार्जियन, क्या मतलब है इस बात का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का, किसी भी अनुच्छेद का, आर्टिकल का, शेड्यूल का क्या होता है, उल्लंघन होता है, वॉयलेशन होता है, तो फिर हम किसके पास, तो इसकी रक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और राष्ट्रपति कब होगा कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने का क्या लेता है, शपथ लेता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है भावक में गिना जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। वयस्क मताधिकार की सीमा 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो ये 18 वर्ष है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये पहले जो है ये 21 वर्ष हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। फिर इसको राजीव गांधी जी ने क्या कर दिया, कम करके 18 वर्ष कर दिया। ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, आप एक बार कॉमेंट करके बताइएगा। और इससे क्या होगा, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहेगी, राजीव गांधी के टाइम पीरियड में ये जो एज है वो क्या हुई थी, कम हुई थी। पहले 21 साल की एज मानी जाती थी, फिर इसके बाद क्या किया गया कि 21 साल की एज को 18 वर्ष की एज में कन्वर्ट कर दिया गया फॉर वोटिंग। अगला सवाल है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र में संपूर्ण शक्ति समाहित है, या फिर शक्तियों का एकीकरण है। तो भैया चौथा तो गलत हो गया, क्योंकि शक्तियों का हमने क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। हमने एकीकरण नहीं कर रखा, हमने वर्गीकरण कर रखा है। दूसरा, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऐसा नहीं है, संपूर्ण कहाँ है केंद्र में, हमने तो शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, फिर संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही। और दोहरी नागरिकता भी नहीं, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। और वहीं अगर हम देखें कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप आप देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बचता है बी, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे भारत में कहीं भी आपको संघीय नहीं मिलेगा। संघीय, राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो यहाँ पर लिखा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ
यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? यहाँ पर अनुसूचियां नहीं, सूचियां पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कहाँ पर? अनुसूची 7 में। किसमें? अनुसूची 7। अनुसूची 7 इंग्लिश में कहेंगे शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में आपकी कितनी सूचियां दी गई हैं? 7 सूचियां दी। अनुसूची 7 में कितनी सूचियां दी गई हैं? 3 सूची। अगर हम इनके नाम देखें कि इनके नाम क्या क्या है, तो नाम आप याद रखिएगा, संघ सूची, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट। उसके बाद आपका हो जाता है राज्य सूची, इंग्लिश में कह देते हैं इसको स्टेट लिस्ट। अच्छा, इन लिस्ट का मतलब क्या है? इनका मतलब सिंपल से ये होता है कि जो जिसके लिस्ट में जो सब्जेक्ट डाल दिया गया है वो वही काम करेगा, उसी से रिलेटेड नियम कानून बनाएगा। और यहाँ पर आखिरी में होती है आपकी समवर्ती सूची, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक बार इन ब्रीफ इनके मतलब समझ लो। जो भी लिस्ट, यहाँ पर कुछ लिस्ट दे दी गई, संघ सूची, संघ सूची में कुछ सब्जेक्ट दे दिए गए, 1 2 3 4 सब्जेक्ट, यानी मान लो डिफेंस दे दिया गया इनको, ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग दे दिया गया, ऐसे करके कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए, ऐसे राज्य को कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए गए, ऐसी समवर्ती सूची में डाल दी। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट संघ को दिए गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नियम कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन राज्य सूची में जो दिए गए उनमें स्टेट सिर्फ और सिर्फ स्टेट बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसी खास कह सकते हो कि सिचुएशंस होती हैं जिसमें यूनियन क्या करने लगता है? नियम कानून बनाने लगता है। जैसे अगर इमरजेंसी लग गई है, 2 राज्यों ने एक साथ सोचा कि हमारा ये मैटर नहीं सुलझ रहा है, चलो हम संघ के पास चलते हैं, मैटर सुलझा देते हैं, या फिर इस चीज़ में नियम कानून उनसे बनवा लेते हैं। तो ऐसे कुछ 6 कंडीशंस होती हैं जिसमें राज्य सूची के लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पर संघ और नियम कानून बना लेता है। समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में स्टेट भी नियम बनाता है और आपका यूनियन भी नियम बनाता है। लेकिन प्रिविलेंट किसका माना जाता है? तो भैया ये हैं पिताजी और ये हैं आपके दादाजी। ठीक है, तो दादाजी, हमेशा दादाजी की बात मानी जाएगी। तो यूनियन जो है, यूनियन हर जगह प्रिविलेंट रहता है। जहाँ कहीं भी अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि स्टेट का नियम माना जाए कि यूनियन का नियम माना जाए, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा होता है उसकी बात मानी जाएगी, तो यूनियन की बात मानी जाती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या फिर भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर आपका भारत की जनता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग। किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपल से शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या है? वी द पीपल। वी द पीपल साफ साफ ये कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको जो लोग हैं भारत के, वो क्या कर रहे हैं? आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग ही चाहे, जनता ही चाहे तो आपकी सरकार बना दे और चाहे तो गिरा दे। तो ये चीज़ होती है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो संविधान को अपनी सारी शक्तियां भारत की जनता से मिली हुई हैं। अगला सवाल, भारत में प्रभुसत्ता निहित, वैध प्रभुसत्ता निहित है। वैध प्रभुसत्ता किसमें होती है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या फिर संविधान में? तो किसमें निहित है वैध प्रभुसत्ता, ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति में है, न्यायपालिका में है, मंत्रिमंडल में है, या फिर संविधान में है। तो वैध, अगर हम बात करें सॉवरेनिटी की, तो सॉवरेनिटी जो है आप कहाँ पर देखते हो? जाहिर सी बात है हम प्रस्तावना में देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? पुराना सवाल है, कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। ठीक है, ना तो पूरी तरह संघीय है, ना पूरी तरह एकात्मक है, ना ही पूरी तरह कठोर है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान, सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ठीक है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस जो है सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षात्मक शासन यानी कि प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है ये आपको कहाँ देखने को मिली सबसे पहली बार? सबसे पहली बार हमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में देखने को मिली। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एक तरफ होती है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। तो भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना था इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये बात आप अच्छे से याद रखना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यानी कि कौन सा एक भारतीय संविधान का फीचर नहीं है? ठीक है, फीचर नहीं है तो क्या है? कल्याणकारी राज्य। बिल्कुल, अगर आपने पूरा संविधान पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है, तो हम वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं। वेलफेयर सोसाइटी की बात हम किस में करते हैं? हम करते हैं बात इसकी डीपीएसपी में, आर्टिकल 39 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। समाजवादी राज्य, अगेन हम सोशलिज्म की बात करते हैं, तो हमने ये सोशलिज्म तो हम प्रेम्बल में ही देखते हैं। ठीक है, सोशलिस्टिक कंट्री। साथ में राजनीतिक समानता, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो 3 तरह की इक्वालिटी की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हो गए। लेकिन यहाँ पर साम्यवादी, कहीं भी आपको साम्यवाद, साम्यावस्था की बात जो है हमारे संविधान में नहीं करी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था। हमारे यहाँ ये है, ये है, ये है, लेकिन साम्यवादी नहीं है, तो हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो कहता है साम्यवादी कम्युनलिज्म, जो कि चाइना में आप देखोगे, रशिया में देखोगे, इजराइल में देखोगे, तो वहाँ पर ये साम्यावस्था देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, मतलब एक जैसी है? एकल नागरिकता है दोनों, क्या नहीं? अमेरिका में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। कैसे डुअल सिटीजनशिप? तो पहला तो एक पूरा इस तरह का यूएसए है। ठीक है, ये इस तरह का यूएसए है एक पूरा, और ये यूएसए में आपको देखेंगे 50 ब्लॉक्स, 50 ब्लॉक नजर आएंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो 50 ब्लॉक हैं ये यहाँ के अलग अलग क्या हैं? कंट्रीज हैं, बटे हुए हैं। लेकिन ये कंट्रीज ने क्या किया? एक समझौता किया और मिल करके ये साथ में आए और उन्होंने कहा हम एक देश बनाएंगे जिसका नाम देंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे बना है, और यहाँ पर आपको एक तो पूरे यूएसए की नागरिकता लेनी पड़ती है, और एक आप जिस राज्य से, यानी कि वहाँ के जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसकी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक यहाँ की हो गई, एक यहाँ की हो गई, टोटल 2, यानी कि डुअल सिटीजनशिप है। कहाँ पर? यूएसए में। अपने यहाँ भारत में एक सिटीजनशिप है। कैसी एक सिटीजनशिप? हम बात करते हैं हम भारतीय हैं, हम सिर्फ क्या है? हम भारतीय और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। संविधान में 3 सूचियां हैं। ठीक है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है, तो यहाँ पर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा डी? कि संविधान का अगर हमें कुछ भी चीज़ देखना है सही है कि गलत है, या फिर संविधान का अभिभावक, तो हमने किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमेरिका के पास भी है। हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो हमने अमेरिका से ही कॉपी की हुई है, कि एक हमारे यहाँ क्या होगा? सबसे ऊपर कोर्ट होगा, फिर उसके नीचे होगी, फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है ये पूछा जा रहा है। कौन सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय? तो जाहिर सी बात है संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? कैसा संविधान आप देखते हो? आकार में मध्यम है? नहीं भैया, बहुत बड़ा है। हमारा तो वृहद संविधान है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो अपना ही है, भारत का ही है। बहुत छोटा है तो ये भी गलत हो गया। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। यह लिखित संविधान नहीं है, तो लिखित है भाई। हमारे यहाँ पूरी एक पुस्तक है। ठीक है, किसने? नंदलाल बोस ने उसमें डिजाइनिंग की है और लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा ने। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो यहाँ पर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को? तो यहाँ पर आप बताओ, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को।
भाषा के आधार पर हमारे यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं माना गया है, तो यहाँ पर धार्मिक और भाषा दोनों की बात हो गई, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ये हो गया तो ये गलत। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है जो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है, यानी कि हमने क्या चीज आयरलैंड से ली है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी, और डीपीएसपी को हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। कहाँ के, राज्य के। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये हमने आयरलैंड से लिए हैं और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो सबसे बड़ा अगर जो हम स्रोत देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से एज इट इज ली हुई हैं। अगला सवाल कह रहा है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी कि अपने यहाँ भी संघीय व्यवस्था है और हमारे यहाँ की संघीय व्यवस्था कहाँ की संघीय व्यवस्था से मिलती जुलती है। हमारे यहाँ जो है वो सेम टू सेम है, किसके यहाँ की तरह, कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, अगला कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई। हमने भी बताया था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो आपका किस में दिया गया है, अनुसूची 7 में दिया गया है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जिसमें स्टेट भी नियम कानून बनाता है और यूनियन भी बनाता है, और अगर यूनियन को स्टेट का कोई नियम कानून नहीं पसंद आता है मान लो, तो ये क्या करेगा, ये स्टेट के नियम कानून को रद्द कर देगा और अपना नियम कानून लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये स्टेट यूनियन की दादागिरी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया से हमने ये प्रावधान लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। तो ये आपके सैलिएंट फीचर्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपका ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, यानी कि इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे सैलिएंट फीचर्स के तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में रुकेगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।